नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, कृषि कानून को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मीडिया ने घेरते हुए सवाल पूछा है, जिसके बाद कृषि मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिससे पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर सरकार का किस तरह का रवैया रहने वाला है। दोस्तों, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर गन्ना किसानों के बकाया मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्य की सरकारों को भेजा है नोटिस। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। पेगासस स्पाईवेयर के मामले को लेकर 14 सांसदों ने संयुक्त बयान जारी किया है। इसी के साथ में दोस्तों, इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से कराए गए सर्वे के नतीजे क्या बताते हैं। पंजाब में अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, किसकी सरकार बनने वाली है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और पंजाब में क्या बीजेपी का खाता खुलेगा, इस सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या बताते हैं नतीजे, ये भी जानेंगे दोस्तों। वहीं पर किसानों के विकास की कहानी बताते बताते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अब प्रदेश की जनता और किसान पूछ रहे हैं कि हमें इतनी महंगी बिजली क्यों दी जा रही है। दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि किसानों का आंदोलन देर सवेरे पूरी तरह से संपन्न होगा और किसानों के आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ेगा, तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ेगा, एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा, बिजली को लेकर लाया जा रहा कानून भी वापस लेना पड़ेगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करानी पड़ेगी। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कहा कृषि कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों में कोई स्पष्टता नहीं है। दरअसल दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मीडिया ने घेरते हुए सवाल पूछा कि आप संसद के अंदर किसानों के मुद्दे को लेकर किसानों के तीनों कृषि कानून, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, उस पर चर्चा कराने को क्यों नहीं तैयार है। जिसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्षी दलों के मन में मुद्दों को लेकर स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार है। आपको बताते चले कि बुधवार को विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर से जमकर हंगामा करते हुए कहा कि जब तक जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तब तक सदन नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से यह बयान आया है जो इस बात को दिखाता है कि विपक्षी पार्टियों का अगर कृषि कानून को लेकर स्पष्टता नहीं है तो क्या सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर सकती है, क्योंकि कृषि कानून पर चर्चा की मांग विपक्षी पार्टियों के द्वारा संसद के अंदर की जा रही है, लेकिन कृषि मंत्री इस पर भी चर्चा कराने को तैयार दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में दोस्तों, कृषि मंत्री के बयान पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने गन्ना किसानों की बकाया राशि के मामले को लेकर 16 राज्यों को नोटिस थमाया है। याचिका में मांग की गई कि शीर्ष अदालत को पूरे देश के सरकारों पर कार्रवाई करनी चाहिए। याचिकाकर्ता पूर्व सांसद राजू शेट्टी के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार के पास किसानों का 3500 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। याचिका की मांग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 16 राज्यों को नोटिस दिया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश भी इन 16 राज्यों में से एक है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ के जो अलग दावे हैं गन्ना किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए नोटिस के बाद उन दावों को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो पेगासस स्पाईवेयर पर खुली चर्चा की मांग को लेकर 14 सांसदों ने संयुक्त बयान जारी किया है। दोनों सदन में चल रहे मानसून सत्र में विपक्षी पार्टियों ने पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर जमकर विरोध किया। वहीं पर विपक्षी पार्टियों ने 14 सांसदों के एक समूह ने मिलकर सोमवार यानी आने वाले सोमवार को दोनों सदनों के अंदर पेगासस जासूसी मामले पर जांच करने के लिए कहा और जांच से पहले चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की मांग करने वाले 14 सांसदों में से सभी पार्टी के एक एक सांसद मौजूद रहे। साथ ही साथ संयुक्त बयान में कहा गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने संयुक्त विपक्ष को बदनाम करने के लिए और सदन में निरंतर व्यवधान के लिए उन्हें दोष मढ़ा है। इसके लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। गतिरोध की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार के दरवाजे पर है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पेगासस मामले की जांच करने के लिए कहा है। बावजूद इसके मोदी सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला लेते हुए सरकार नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने अपनी तरीके से विरोध करने का दौर लगातार जारी रखा है। वहीं पर एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो पंजाब के अंदर किसानों के आंदोलन का काफी ज्यादा प्रभाव है और ऐसे में पंजाब को लेकर एशिया इलेक्ट की तरफ से कराए गए सर्वे के नतीजे जाहिर करते हुए कई सारे खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब राज्य के अंदर 2022 के अंदर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, इसको लेकर जब आंकड़ा जारी किया गया तो बताया गया कि कांग्रेस पार्टी को 60 सीटें मिल सकती है, 17 सीटों का नुकसान हो सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी के पास अभी 77 सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 11 सीटों का इजाफा होगा। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन 20 सीटें जीत सकती है, दोनों को मिलाकर 5 सीटों का नुकसान है। वहीं पर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बताया गया है कि एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। यानी पंजाब से बीजेपी को अब बिल्कुल भी उम्मीद दिखाई नहीं देती है। इस सर्वे के ये नतीजे बता रहे हैं। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो एशिया इलेक्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर भी कराए गए चुनाव के नतीजे जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। इसके बावजूद बीजेपी 221 सीटें जीत सकती है। लेकिन बड़ी और सबसे अच्छी खबर आई है समाजवादी पार्टी के लिए, जिसे 112 सीटों का इजाफा मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, इन
इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी राज्य की राजनीति में अच्छा परफॉर्मेंस करने की स्थिति में आती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 100 सीटों के नुकसान को लेकर इसमें अंदेशा जताया गया है, जिसको बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बताया जा सकता है, क्योंकि पहले ही किसानों का आंदोलन चल रहा है और ऐसे में किसानों की तरफ से अभी 5 सितंबर को महापंचायत होने वाली है, जिसके बाद से एक नया अभियान चालू होगा। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए ये तगड़ा झटका है, जहां पर सभा की तरफ से न तो चुनाव प्रचार शुरू किया गया है, न ही किसानों की तरफ से बीजेपी को लेकर कोई ऐलान किया गया है। बावजूद इसके 100 सीटों का नुकसान स्पष्ट तौर पर दिखाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब एशिया इलेक्ट की तरफ से वोट परसेंटेज को लेकर जानकारी दी गई, तब बताया गया कि एनडीए को 35% वोट मिल सकता है, 5% का नुकसान होगा, जबकि समाजवादी पार्टी 31 के आंकड़े तक अपने दम पर पहुंच जाएगी। 7% वोट शेयर का इजाफा होगा, जबकि बीएसपी को 16% वोट मिलेंगे, 6% वोट बीएसपी के भी घटेंगे और कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर 8% वोट शेयर प्राप्त कर सकती है। इसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर किस पार्टी को सबसे ज्यादा बड़े दावेदार के तौर पर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ ये बताइए कि अगर किसान मोर्चा की तरफ से 5 सितंबर को होने वाले मुजफ्फरनगर के महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला जाता है, तो बीजेपी की कितनी सीटें और घट सकती हैं, इस पूरे मामले को लेकर आप लोग अपनी एनालिसिस जरूर लिखिएगा। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो योगी आदित्यनाथ एक मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उनसे सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा किसानों के मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर बयान देते हुए कहा कि जो किसान पहले 25 रुपए यूनिट बिजली खरीदता था, आज उसको 80 रुपए यूनिट में बिजली मिल रही है। यही तो है अच्छे दिन। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया ये बयान, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनकी जुबान फिसल गई, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश से औसतन ज्यादा महंगी बिजली है और ऐसे में दोस्तों बिजली का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद किसान नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि इस तरह से बिजली बिल के कारण किसानों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक और अपडेट की माने तो आंदोलन कर रहे किसी भी किसान पर यूएपीए के तहत या फिर राजद्रोह के तहत कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में जानकारी दी गई है। किसान को लेकर संसद के अंदर लगातार आवाजें उठ रही है। इस बीच राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2020 से 20 जुलाई 2021 तक दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन से जुड़े 183 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये सभी जमानत पर हैं। और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के अनुसार राजद्रोह कानून या यूएपीए आंदोलनकारी किसानों के विरुद्ध नहीं लगाए गए हैं। कोई भी इन दोनों कानूनों के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों को लेकर सवाल पूछा गया था और किसान आंदोलन से जुड़े हुए मामले को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसको लेकर ये उत्तर सामने आया है। इसी के साथ में दोस्तों संसद के बाहर मीडिया के सामने भिड़ गए पंजाब कांग्रेस पार्टी के सांसद और हरसिमरत कौर बादल। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता दिखाने के एक दिन के बाद ही पंजाब कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू और अकाली दल के हरसिमरत बादल सुबह सुबह सदन के बाहर एक दूसरे से बहस करते दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने हरसिमरत कौर बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप मंत्री थे तब ये कानून आया था और मंत्रिमंडल के द्वारा पारित भी किया गया था, आपने बाद में इस्तीफा दिया। वे अकाली दल के लोग नाटक कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के नए कानून का विरोध करते हुए जो इस्तीफा दिया था वे केवल एक नाटक था। और इसी के साथ में दोस्तों हरसिमरत कौर ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि कृपया उनसे पूछे राहुल गांधी कहाँ थे जब ये सब हो रहा था। इस पार्टी ने सदन के बाहर जाकर विधेयक को पारित करने में मदद की थी। उन्होंने झूठ बोलना बंद करना चाहिए। और इसी के साथ में दोनों नेता एक दूसरे से भिड़ते नजर आए, जिसको लेकर ये पूरा वाकया कैमरे पर कैद हो गया। अकाली दल मानसून सत्र के दौरान विवादास्पद कानून को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। जब एक पत्रकार ने कांग्रेस पार्टी के सांसद से पूछा कि क्या आप विपक्षी सरकार के खिलाफ एकजुट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कैसी एकता। उन्होंने अकाली दल ने विधेयक को पारित करवा दिया और 5 दिन हो गए, अभी तक पता नहीं है कि सुखबीर सिंह बादल कहां पर हैं। कांग्रेस पार्टी और अकाली दल एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से भिड़ गए। और दोस्तों इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर और लिखकर जरूर बताइए कि इन दोनों पार्टियों में से किसकी गलती है। एक और अपडेट की माने तो घर जलाने के आरोपी जितेंद्र बबलू के बीजेपी में आने से भड़की रीता जोशी, कहा नड्डा जी से बात करूंगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले हिस्ट्री सीटर को अपने प्रदेश का मंत्री बना दिया था, जिस पर 16 मुकदमे दायर हो रखे हैं। और ऐसे में एक और अपडेट है जहां पर बुधवार को बीते दिन यूपी की सियासत में एक और नाटकीय मोड़ देखने को मिला। बसपा के नेता जितेंद्र सिंह बबलू ने चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनका बीजेपी ज्वाइन करना इसलिए मायने रखता है क्योंकि वे वही नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने के कांड में आरोपी हैं। इस पूरे मामले को लेकर नाराज हो गई रीता बहुगुणा जोशी, जिन्होंने आकर मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे ये जानकारी नहीं थी कि उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष को शायद उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने ही मेरा घर जलाया था और इस पूरे मामले पर उन्हें दोषी कोर्ट ने पाया है। साथ ही साथ उन्होंने जेपी नड्डा को लेकर कहा कि हम नड्डा जी से बात करेंगे और इस पूरे मामले पर उन्हें जानकारी देंगे। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता बिना बैकग्राउंड चेक कराए हुए किसी भी नेता
नेता को अपनी पार्टी में रख लेते हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने खुले तौर पर ये बात कह दी। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये खड़ा होता है कि हिस्ट्री सीटें जिन पर 16-16 मुकदमे दायर थे, वैसे लोगों को भी मंत्री बनाया गया। बावजूद इसके बीजेपी की सरकार है और पुलिस में दायर है 16 मुकदमे, जिसे जानना बड़ा आसान था। लेकिन बावजूद इसके हिस्ट्री सीटर को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी के संगठन में बड़ा पद देना कहीं न कहीं इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी को शायद अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, अपने ईमानदार कार्यकर्ताओं पर। साथ ही साथ एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहां पर चुनाव में दलितों के पैर धोने की नौटंकी करने वाले नरेंद्र मोदी दिल्ली में दलित बेटी के साथ हुए गैंगरेप के मामले को लेकर चुप क्यों हैं? आरजेडी ने सवाल खड़ा किया है। दरअसल साल 2012 में दिल्ली के निर्भया कांड को लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। उस दौरान तात्कालिक यूपीए सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने विरोध किया था। बीजेपी के नेता इस पूरे विरोध प्रदर्शन में आगे से मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन आज चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसे किसी भी मामले को लेकर विरोध करते हुए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किसी वक्त जो इस मामले को लेकर सरकारों से कार्रवाई करने के लिए विरोध प्रदर्शन तक करते थे, आप पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी की महिला नेता भी इस पर बयान देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे कुकृत्य को लेकर दोस्तों आप लोग की जो कुछ राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में इस तरह के कई सारे मामले आते हैं जिस पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो चुनाव से पहले दलित समुदाय के लोगों के पैर धोते हुए दिखाई दे रहे थे, अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। जबकि ये दिल्ली का मामला है और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में है और अमित शाह उस मंत्रालय के मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि टीएमसी सांसद का अमित शाह को चैलेंज, कहा संसद में आकर अगर दिल्ली के मामले को लेकर सदन में आकर बयान दे देंगे तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। दरअसल दोस्तों, टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन की तरफ से ये बयान देते हुए गृह मंत्री को चैलेंज दिया गया, लेकिन गृह मंत्री कम से कम चैलेंज स्वीकार करते हुए ही अपनी जवाबदेही तय करते हुए सदन के अंदर आकर बताते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की गई है, पूरा मामला क्या है। लेकिन बिल्कुल नहीं ऐसा किया गृह मंत्री ने और डेरेक ओब्रायन का चैलेंज शायद गृह मंत्री स्वीकार नहीं कर पाए होंगे। और एक और अपडेट की माने दोस्तों, चिराग पासवान ने लालू यादव को लोजपा के नेता के रूप में उनको मान्यता देने के लिए धन्यवाद किया है। दरअसल दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पार्टी के नेता के रूप में मान्यता देने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने राजभवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि लालू जी मेरे पिता के साथ काम किया है। इन दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत संबंध भी काफी सहज हुआ करते थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर एक पिता की तरह उनका सम्मान करता हूं। उत्तर बिहार में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिराग पासवान राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन पहुंचे। पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के अंदर उनकी आशीर्वाद यात्रा चल रही है और उनका पूरा ध्यान वहीं केंद्रित है। इससे एक दिन पहले लालू यादव ने चिराग पासवान को लोजपा का असली नेता बताया था। वहीं पर पशुपति पारस को लेकर भी लालू यादव की तरफ से दिया गया बयान साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि लालू यादव चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक साथ देखना चाहते हैं, जिससे राज्य के अंदर युवाओं में एक नई उम्मीद जगेगी। और एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो पूर्व सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, सतर्कता विभाग ने की गंभीर सिफारिश। केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यूपीएससी से आलोक वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, जो 2018 में एजेंसी के तत्कालीन विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के साथ हुए विवाद के चक्कर में काफी चर्चा में आए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो में विवाद के बाद पद से उनको हटाया गया था और ऐसे में उन पर अब कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। वहीं पर दोस्तों, दिल्ली के मामले को लेकर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के नागल में हुए गैंगरेप के मामले को लेकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने परिवार से मुलाकात करते हुए पूरे मामले पर सही से जांच करने को लेकर सरकार से कहा है। और एक और अपडेट की माने तो बंगाल में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए बांधों से ज्यादा पानी छोड़ना गलत है, इसी के कारण बंगाल के अंदर बाढ़ आ रही है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों के अंदर बाढ़ के बढ़ते स्तर को लेकर ममता बनर्जी ने परोक्ष रूप से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ जिलों में आई बाढ़ की वजह मानव निर्मित है। उन्होंने कहा कि दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के बांधों से अभूतपूर्व रूप से पानी छोड़ना इसका सबसे बड़ा कारण है। कॉर्पोरेशन के पंचेट, माइथौन व तेनू घाट बांधों से पानी छोड़ा गया, जिसके कारण ये बाढ़ आई है। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी से फोन पर बात करते हुए इस पूरे मामले में सहयोग देने की बात कही है। वहीं पर ममता बनर्जी की तरफ से कुछ और खुलासे भी किए गए हैं और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द ध्यान देकर बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने के लिए कहा है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगाया अहंकारी और अड़ियल होने का आरोप। एक और अपडेट की माने तो कर्नाटका के सीएम बोम्मई के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 29 मंत्रियों ने शपथ लिया है। कोई नया डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है, यानी जितने बनाए गए हैं सभी के सभी एक मंत्री के तौर पर काम करेंगे। कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। पहले 5 डिप्टी सीएम की बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और अपडेट की माने तो रोजगार देने के लिए फांसी पर भी चढ़ने
चढ़ना पड़े तो चढ़ जाऊंगा, ओम प्रकाश चौटाला ने ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि अगर युवाओं को रोजगार देने के बदले में उन्हें फांसी की सजा भी होगी तो उसे मंजूर कर लेंगे। युवाओं को उनका हक दिलाने का कार्य कर ही रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री गांव ढांडा में मंगलवार को अमर बलिदान संदीप कुमार की याद में आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों की तरफ से उनको पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवानों का एहसास हम कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि करीब 3200 लोगों को रोजगार देने पर राजनीतिक साजिश के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल में रहना पड़ा। सजा पूरी होने के बाद रिहाई नहीं की गई, कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से रिहाई लेनी पड़ी। और एक और अपडेट की माने तो एलजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक तो बिफरे केजरीवाल। कहा कोई सवाल है तो हमारे मंत्रियों से पूछो। कोरोना वायरस संक्रमण के मुद्दे को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को कोरोना की मौजूदा स्थिति और आगे की तैयारी को लेकर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। लेकिन इस बैठक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतराज जताया है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल से कहा कि भविष्य में इस तरह की बैठक न करे। अगर आपको कोई बात करनी है तो मेरे मंत्रियों से बात करिए, अधिकारियों से बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की पीठ पीछे ऐसे समानांतर बैठक करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। दरअसल दोस्तों, अफसर हमेशा से मंत्रियों के अंदर काम करते हैं, लेकिन अनिल बैजल के द्वारा मंत्रियों को नहीं बल्कि अधिकारियों को बुलाकर बैठक करना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी सरकार के मंत्रियों के प्रति है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी से मिले बिहार के मंत्री संतोष सुमन, जो चाहते हैं कि उनकी पार्टी हम पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री से बातचीत भी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोई खास ठोस जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत की है। वहीं पर दोस्तों, झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ 13 लोगों पर रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज हुआ है। बाघामारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक डुल्लू महतो पर आरोप है कि वे अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर कोयला क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने के काम में रंगदारी की मांग कर रहे हैं। महतो पर उनकी पार्टी की एक महिला की तरफ से भी उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ में कई और मामले दर्ज कर दिए गए हैं। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ कोई मतभेद नहीं है। उनकी पार्टी पहले भी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा थी, आज भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है। राजभर ने स्वतंत्र देव और उपाध्याय दयाशंकर सिंह के साथ मुलाकात की थी। और एक और अपडेट की माने तो बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। मायावती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार की तरफ से मशीनरी का इस्तेमाल करके बसपा के इस कार्यक्रम को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी बुरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। एक और अपडेट की माने तो एमएसपी के नाम पर हो रहा बड़ा घोटाला, राकेश टिकैत बोले, कहा पर्दाफाश करेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने इस मामले में बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर दस्तावेज आपको देंगे। वहाँ पर जिन लोगों की बिल्डिंग्स बनी है, स्कूल बनी है, वहाँ पर खेत दिखाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, उनकी तरफ से जो कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी देने की बात उन्होंने की है और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा भी करेंगे। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं प्रशांत किशोर। पार्टी में बड़े बदलाव होने की आहट भी है। और एक और अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी मिशन 2022। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में अन्य दलों के कंपेयर में कुल मिलाकर 3 गुना से ज्यादा राशि की घोषणा की है। और दोस्तों, त्रिपुरा में ममता बनर्जी के भतीजे पर हुए हमले को लेकर टीएमसी के विधायक ने खुली चेतावनी देते हुए बीजेपी नेताओं को कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो बीजेपी नेताओं को भी देख लेंगे। विधायक उदयन गुहा ने फेसबुक पर बंगाली में पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग त्रिपुरा के अंदर टीएमसी के नेता पर हमला कर रहे हैं और अगर ऐसा ही जारी रहा तो उनकी तरफ से भी बीजेपी नेताओं को करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने बनाई बड़ी रणनीति, बीएसपी कांग्रेस पार्टी के लिए झटका भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी आरएलडी, महान दल और जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी छोटे दलों को 35 से 40 सीटें देने वाली है। बाकी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। एक और जानकारी की माने तो पूर्व आईपीएस का आरोप मुलायम सिंह यादव पर कराया था मुकदमा, फिर भी अखिलेश यादव ने नहीं घटाए एसीआर के अंक, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसको आधा कर दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया है कि मुलायम सिंह यादव पर केस करने के बावजूद अखिलेश यादव ने उनके एसीआर में अंक कम नहीं किए थे। एसीआर सर्विस से जुड़ा हुआ एक अंक होता है, जिसे अधिकारियों के आगे के परफॉर्मेंस को लेकर किस तरह से उनको प्रमोशन दिया जाएगा, इसके लिए अंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए आईपीएस रहे अमिताभ ठाकुर की तरफ से ये बड़ा खुलासा भी किया गया है। वहीं पर आपको बता दें, दिल्ली में बलात्कार वाले कांड को लेकर बीजेपी के नेता यह दावा कर रहे थे कि मोदी जी ने महिलाओं को बड़ा सम्मान देते हुए 11 महिला मंत्री बनाया है, लेकिन अब 11 की 11 महिला मंत्री पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सवाल पूछा है कि आप क्या कुछ बोलेंगी मोदी सरकार की ये महिला मंत्री, या केवल चुप रहेंगी? इनको पोस्ट देने से महिला का सम्मान कैसे हो गया, कम से कम यही आकर बता दे और दिल्ली के मामले को लेकर जवाब देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं
देखते हैं आपको मेरा चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।